Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will study another theoretical chapter, that is tax invoice, credit and debit notes. Now in this video we will talk only about tax invoice. Now first we will study about what is tax invoice, who will issue tax invoice, and what will be the last date of issue of invoice for different types of supplier. ओके तो आज हम इस वीडियो में ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर के लिए टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए लास्ट डेट क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। Now first we will study section number 31. Section 31. Section 31 tells about tax invoice. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि टैक्स इनवॉइस जो कि जब रेस करते हैं तो इसके वर्ड जो है टैक्स इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये टाइमलाइन है। ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आज यहाँ पर जीएसटी में मैं सप्लाई जो कर रहा हूँ इस मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट मेरी आज यहाँ पर क्रॉस हो गई। ठीक है, एंड एज यू नो वेरी वेल दैट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट आई नीड टू गेट जीएसटी नंबर विद इन 30 डेज। ठीक है, दैट मीन्स 30 डेज कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से काउंट होंगे। मान लीजिए यहाँ से मुझे जो है विद इन 30 डेज आई नीड टू अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ तक अप्लाई किया, बट मान लीजिए उसको मेरे को जीएसटी मिलने वाले 20 दिन और लग गए। अब मुझे मिला जीएसटी एक्चुअली मुझे ये यहाँ मिला। ठीक है, अभी क्वेश्चन रेज होता है, तो देखिए मैंने इस पीरियड में टैक्स इनवॉइस जनरेट किया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं है, तो हम टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता। ठीक है, बट मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस हो गई, तो उस लिए तो रूल में क्या लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, जैसे ही मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी उस दिन से, यानी कि फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो देखिए इस डेट से मुझे जो है टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना है। ठीक है, लास्ट डेट ही मेरी यही होगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम ज़रा कि व्हाट विल बी दी last date of issue of invoice। इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है? देखिए जो सेक्शन 31 है इट इज़ एक्चुअली टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था कि लास्ट डेट की इशू क्या होती है, मींस गुड्स के केसेस में क्या होती है और सर्विस के केसेस में क्या होती है। हमने बहुत अच्छे पढ़ा था अंडर टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए जब हम टाइम ऑफ सप्लाई हमने किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि इनवॉइस, ठीक है, रिसीट ऑफ पेमेंट एंड सप्लाई। हम देखते थे कि विच इज़ द अर्लीस्ट इवेंट फ्रॉम दीज, कि पहले इनवॉइस जनरेट किया, पेमेंट रिसीव करी या पहले सप्लाई करी। ठीक है, यह हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत डिटेल में किया था। ठीक है, तो देखिए अब हम पहले पढ़ेंगे फॉर द गुड्स। गुड्स के केसेस में लास्ट डेट
क्या होगी फॉर द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें पढ़ना है पहले सेक्शन 31(1). ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इस केस में लास्ट डेट ऑफ इशू क्या होगा, देखिए ध्यान से। देखिए इसमें अगर ये केस हुआ तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स। यानी कि देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले लोगे, अगर हमें पढ़ना है हम क्या पढ़ रहे हैं टैक्स इनवॉइस, उसकी जो है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, उसका आपका फर्स्ट मेथड हम गुड्स के केसेस में देख रहे हैं, और गुड्स का ये आपका फर्स्ट केस है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो सप्लायर जो है रेसिपिएंट को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स गुड्स की मूवमेंट हो रही है, फिजिकली मूवमेंट हो रही है। तो उस केस में जो है लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होगा, रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये वेयर हाउस है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब फैक्ट्री के ओनर ने पहले जो फिनिश गुड्स है वो डिस्पैच कर दिए, कहाँ पे, वेयर हाउस में। मान लीजिए डिस्पैच किए जो किए वो कब किए, ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो है गुड्स डिस्पैच किए, कहाँ से, फैक्ट्री से वेयर हाउस तक। फिर उसके बाद वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर वो कौन सी डेट को निकले, सपोज ऑन 5 जनवरी। देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखिए यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। उसमें क्या केस होता है, मूवमेंट ऑफ उसमें क्या केस होता है, लास्ट डेट ऑफ इशू इसका क्या होता है, रिमूवल ऑफ गुड्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, रिमूवल ऑफ गुड्स। तो इस केस में देखिए आपका रिमूवल कब हो रही है, देखिए सप्लाई एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कब की है, फ्रॉम द वेयर हाउस। तो रिमूवल एक्चुअली कहाँ से हुआ, तो यहाँ से हुआ है, सॉरी रिमूवल तो देखिए यहाँ से हुआ डिस्ट्रीब्यूटर। दैट मीन्स दिस डेट, ये क्या होगी, डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ इशू इसका होगी 5 जनवरी। ओके, और केसेस देखते हैं। सपोज कोई एक सप्लायर है, ठीक है, उसने गुड्स रिमूव किए, गुड्स रिमूव ऑन 10 February, ठीक है, बट ही हैज़ रिसीव्ड पेमेंट रिसीव्ड कब की उसने, ऑन 5 February। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है एंड ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा रिमूवल ऑफ गुड्स इस पे फोकस करना है। तो गुड्स कब रिमूव हुए, ऑन 10 February। सो दिस विल बी दी डेट ऑफ रिमूवल एंड दिस विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए सप्लायर send some goods to agent and then agent sell these goods to customer। देखिए एजेंट कौन होता है, बेसिकली अ पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ठीक है, अब मान लीजिए सप्लायर ने एजेंट को गुड्स दिए, वो कब दिए, ऑन 2 February, एंड एजेंट ने कस्टमर को कब सेल ऑफ किए, ऑन 10 February। अब इस केस में देखिए आपका
डेट ऑफ रिमूवल क्या होगी, क्योंकि हमें डेट ऑफ रिमूवल पे फोकस करना है, तो हमें देखना है बेसिकली कि सप्लायर के यहाँ से कब रिमूव हुए, हमें सिर्फ वही फोकस करना है. सो दैट मीन्स दिस विल बी द डेट ऑफ रिमूवल एंड दिस विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस. Now next case, यह था आपका involvement of movement of goods. That means in this case where the supplier directly selling goods to the its customer, यानी कि थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू या आपको डिलीवर करने जा रहा है, तो ये कैसे, दैट मीन्स फिजिकल मूवमेंट हो रही है गुड्स की. ठीक है. अब देखिए सेकंड कह सकते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड्स. अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही तो क्या होगा फिर, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी दैट मीन्स मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है, वो शॉपकीपर के शॉप पे गया, उसने वहाँ से गुड्स जो वो परचेज कर लिए, सो जिस डेट को उसने वो गुड्स परचेज की दैट विल बी दी लास्ट डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस. ठीक है. तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसमें. देखिए मान लीजिए कोई कस्टमर है, ये शॉपकीपर है, ये कौन है, कस्टमर, ये कौन है, सप्लायर. ठीक है. अब मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट जो की है, पेमेंट मेड ऑन 3rd of October. ठीक है. पेमेंट मेड ऑन 3rd of October. अब कस्टमर ने जो सप्लायर को जो पेमेंट की है वो किस चीज़ की है, मान लीजिए सप्लायर जो सेल ऑफ कर रहा है, सपोज वो एक ज़ेरॉक्स मशीन जो वो सेल कर रहा है, तो देखिए वो इंस्टॉल्ड कहाँ पे बेसिकली, अभी तो सप्लायर के पास है. ठीक है. पेमेंट उसने कब करी है, ऑन 3rd of October. ठीक है. बट एक्चुअली जब कस्टमर सप्लायर के पास आया, कब आया हुआ है, वो आया ऑन 5th of October, और वो तब जाके वो वहाँ से जो है ज़ेरॉक्स की मशीन ले गया. तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या, देखो मूवमेंट गुड्स की नहीं हो रही, यहाँ पर जो है कस्टमर जो है खुद सप्लायर के पास आके जो है गुड्स खरीद रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो ज़ेरॉक्स मशीन देखिए कहाँ पर इंस्टॉल थी, शॉपकीपर के पास थी, सप्लायर के पास थी. उसने जो है एक्चुअली इस डेट को देखिए, इस डेट को उसने गुड्स जो वो दिए, यानी कि इस डेट से जो कस्टमर जो है उस गुड्स को यूज़ कर सकता है, रेडी टू यूज़ को कौन सी डेट से, फ्रॉम दी 5th of October. सो इस डेट को क्या बोलेंगे, डेट ऑफ डिलीवरी. सो दिस विल बी दी this will be the last date of issuing tax invoice. Okay. Now third case, continuous supply of goods. Continuous supply of goods. देखिए ये होता क्या बेसिकली, कंटिन्यूस सप्लाई मीन्स होता है व्हेन सप्लाई मेड ऑन रिकरिंग बेसिस. कंटिन्यूस बेसिस पे जो है सप्लायर जो है रेसिपिएंट को सप्लाई कंटिन्यूस कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस को. तो क्योंकि यहाँ पे गुड्स के केसेस में क्या एग्जांपल मान लीजिए, सपोज सप्लाई ऑफ गैस थ्रू पाइपलाइन. ठीक है. तो कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है. अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, टाइम पीरियड. देखिए गुड्स के केसेस में कंटिन्यूस सप्लाई कब बोलेंगे,
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि कब उसको कंटिन्यूस बोलेंगे इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। बट इन द केस ऑफ सप्लाई, सॉरी, इन द केस ऑफ सर्विसेज, सप्लाई मस्ट मेड कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू सप्लाई होना ज़रूरी है, ठीक है। सप्लाई मस्ट मेड कंपल्सरी फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। देखिए गुड्स के केसेस में कोई टाइम पीरियड नहीं है, और सर्विस के केसेस में सप्लाई जो कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको कंटिन्यू सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जैसे देखिए बैंक हमको देखो रेगुलर जो है सर्विस देता है, तो कौन सी सप्लाई मान जाएगी, वो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए अब इस केस में देखिए, अब हम सिर्फ गुड्स के केसेस में देख रहे हैं, तो देखिए गुड्स के केसेस में यानी कि सब कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इस केस में आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा। देखिए 2 पॉइंट होंगे इसके, एक होता है आपका देखिए सक्सेसिव स्टेटमेंट, एंड सेकेंड होता है आपका सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। देखिए सक्सेसिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए सप्लायर जो है रेसिपेंट को रेगुलर बेसिस पे कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सक्सेसिव स्टेटमेंट होगी तो वो एक्चुअली जो भी रिकॉर्ड होगा वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले जो देखिए 10 kg के गुड सप्लाई किए, उसके बाद देखिए 20 किए या 30 किए, फिर उसके बाद ये जो ऐड ऑन होता रहेगा वो होता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव, इसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें आपकी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट क्या क्या होगा इसमें देखिए ध्यान से। फर्स्ट वन इज ईच स्टेटमेंट, या फिर पेमेंट, विच एवर इज अर्ली, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए मान लीजिए स्टेटमेंट मेड बाय सप्लायर on every 10th day of next month, ठीक है। सप्लायर जो स्टेटमेंट कब बना रहा है, देखिए 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स अगर अप्रैल में कोई भी सप्लाई हुई है तो उसका वो स्टेटमेंट कब बना रहा है, 10th मई को बनाएगा, ठीक है। अब इसके मान लीजिए हम 3 केसेस पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ऑन 1st ऑफ अप्रैल को गुड्स की सप्लाई की, ठीक है। मान लीजिए कि वो 20,000, ठीक है। देन ऑन 5th ऑफ मई को सप्लाई की है, मान लीजिए वो की है 50,000 की, ठीक है। देन ऑन 31st ऑफ अक्टूबर पेमेंट रिसीव की है, ठीक है। कितनी पेमेंट रिसीव की है, 40,000 की, ठीक है। तो हम तीनों केस में बैठेंगे व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेटमेंट
फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कब हुई है वो अप्रैल को हुई है, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट ऑफ इशू क्या होगी है, क्या लिखा है यहाँ पर, कब स्टेटमेंट बना रहे हैं, 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो दैट मीन्स लास्ट क्या स्टेटमेंट कब बन रही है इसकी, 10th ऑफ मई, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड देखिए ट्रांजेक्शन कब हुई है, 15th ऑफ मई, दैट मीन्स फॉर द मे मंथ स्टेटमेंट विल बी मेड ऑन 10th ऑफ जून, ठीक है। थर्ड केस में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर स्टेटमेंट विल बी मेड ऑन 10th ऑफ नवंबर, ठीक है। अब देखिए पेमेंट कब हो रही है, और फिर पेमेंट की बेसिस हम देखेंगे लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट केस में देखिए पेमेंट हुई है, पेमेंट हुई है नहीं हुई, तो उसके बेसिस देखिए लास्ट डेट ऑफ इशू क्या होगा, वो तो यही रहेगा, दैट मीन्स 10th ऑफ मई। सेकेंड केस में देखिए पेमेंट नहीं हुई है, तो इस केस में भी देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस 10th ऑफ जून। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, इसमें पेमेंट हुई है, हाँ जी हुई है। देखिए पेमेंट की डेट कब हुई है, देखिए पेमेंट की डेट हुई है ये ऑन 31st अक्टूबर, 31st अक्टूबर को हुई है, ठीक है। तो इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, आइदर दिस और दिस विच एवर इज अर्लियर। इस केस में इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, ये, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट बोला था यहाँ पर, अर्लीस्ट क्या होगा, या तो फ्रॉम द ई स्टेटमेंट या फिर पेमेंट कब हो रही है, उसको देखेंगे विच एवर इज अर्लियर, ओके। तो ये था आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हेन goods and or taken on approval basis, देखिए होता क्या, मान लीजिए सप्लायर ने रेसिपेंट को कुछ गुड्स मान लीजिए सपोज फॉर 2 मंथ्स के लिए दे दिए कि आप इसको यूज़ कीजिए, और फिर आप कंफर्मेशन दे देना बाद में, आपको गुड्स पसंद आए तो ठीक, आप वापस भी कर देना, अप्रूवल बेसिस पे सब गुड्स जो वो सेंड किए, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे वट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, क्या तो ये होगा, या फिर 6 months फ्रॉम सच रिमूवल। इनमें से विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी दी लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। देखिए इसको समझते एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए मान लीजिए ऑन 1st ऑफ मई को गुड सेंड किए ऑन अप्रूवल बेसिस, मान लीजिए ओके फॉर 3 months, ठीक है, कि आप जो है वो गुड्स आप इसको यूज़ कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ठीक, आप कंफर्मेशन बता देना, नहीं पसंद तो आप गुड्स को रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऑन 6th ऑफ जून को गुड्स की कंफर्मेशन आ गई, मीन्स रेसिडेंट ने क्या बोला, रेसिडेंट ने क्या बोला कि अब हमें जो गुड्स पसंद आए थे अब हम यूज़ कर रहे हैं, अब हमें बिल दे दीजिए। तो देखिए अब हमें देखना है कि
गुड्स एंड किस पे से देखना है, एट द रेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जब गुड्स एक्चुअली कंफर्मेशन हुए, ठीक है। सो दिस विल बी द एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। देखिए सेकेंड केस क्या था, 6 months फ्रॉम सच रिमूवल। देखो गुड्स रिमूव कब हुए, ऑन 1 मई, ठीक है। तो देखिए मई को हुए तो 6 मंथ देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यस, मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो दैट मीन्स लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होगा फिर वो 1 जनवरी फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो देखिए फिर हम देखेंगे विच एवर डेज क्या होगा, वो तब भी कंफर्मेशन डेट होगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि आइदर एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम सच रिमूवल, विच एवर इज अर्ली, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हेन गुड्स आर सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, okay. So these all cases are under the goods। तो हमने देखिए क्या पढ़ा गुड्स में, व्हेन इन्वॉल्वमेंट हुई गुड्स की तो उसके देखना डेट ऑफ रिमूवल, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स तो क्या देखना डेट ऑफ डिलीवरी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या देखना है आपको, ईच स्टेटमेंट और पेमेंट कमिटेड विच एवर इज अर्लियर, एंड व्हेन गुड्स आर टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस तो क्या देखना आपको, एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम सच रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। Now come to second case, that is in case of services। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए आपको इसमें साथ साथ देखिए इसमें रूल नंबर 47 भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है आपका, देखिए या तो टाइम ऑफ सप्लाई इसमें टाइम ऑफ सप्लाई लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होगा फर्स्ट वन केस में, विद इन 30 days from the date of supply, ठीक है। दैट मीन्स जैसे आपने सप्लाई की किसकी सप्लाई की, सर्विस की, तो उस डेट से आपको विद इन 30 days आपको जो है लास्ट डेट ऑफ आपको जो है टैक्स इनवॉइस रेज कर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, इफ सप्लाई इज NBFC, बैंक भी हो सकते हैं, तो इस केस में देखिए क्या करना है, टाइम सप्लाई क्या होगा, विद इन 45 days फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, विद इन 45 days, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस केस में देखिए आपका लास्ट डेट ऑफ इशू में क्या होगा, आइदर एंड ऑफ क्वार्टर और एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर, ठीक है। इन दोनों में से कोई आइदर एंड ऑफ क्वार्टर और एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है।
देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ने अपने ब्रांच को या हेड ऑफिस को कोई भी सर्विस जो है वो सप्लाई की है। कब की? मान लीजिए ऑन 1 मई को की। ठीक है, तो देखिए इसका एंड क्वार्टर कब हो रहा है? एंड क्वार्टर को देखिए कब होगा इसका? अप्रैल मई जून, दैट मीन्स ऑन 30 जून। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने बुक्स ऑफ अकाउंट में देखिए कब एंटर की? देखिए सप्लाई कब की? ऑन 1 जून को। तो मान लीजिए सेकेंड नेक्स्ट डे ही जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कर ली। तो अब हमें देखना है इन दोनों में से, देखना है कि विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर देखिए क्या है ये। ठीक है, सो दिस डेट दैट मीन्स 2 May will be the last date of issue of tax invoice for the distinct person. Okay, now next देखिए continuous supply of services। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ गुड्स, ये सर्विसेज है। इस केस में देखिए टाइम लिमिट क्या होती है? व्हेन द सप्लाई मेड कंटिन्यूसली फॉर 3 months, तभी इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस सप्लाई, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा? लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, फर्स्ट वन इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पेमेंट है तो वही क्या हो जाएगी? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सेकेंड पॉइंट, नॉट असर्टेनेबल, इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं लग पा रहा है कि पेमेंट कब हो रही है या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो रही है। तो फिर इस केस में क्या देखना है आपको? जब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट हुई है उसी को बोलेंगे हम दैट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जरूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हेन पेमेंट linked to completion of an event। ठीक है, देखिए होता ही है भाई, जितना काम हो जाएगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती जाएगी। ठीक है, तो वही तब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे काम कम जितना काम कम्प्लीट हुआ, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, तो उसके इसमें बोला कि पहले आप फर्स्ट फ्लोर बना लो, उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, फिर सेकेंड फ्लोर बनाओगे, उसके बाद फिर आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, उसका ऐसे कंप्लीशन जैसे जैसे जो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे जो पेमेंट मिल जाएगी। सो दैट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ओके, नाउ थर्ड केस, व्हेन सप्लाई ceases from completion। यानी कि सप्लायर ने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया, कोई सर्विस दे रहा था उसने जो है अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? यहाँ से देखिए, एट द टाइम ऑफ सीज and to the extent of supply made। Let's understand this topic from the example। देखिए मान लीजिए
एक बिल्डिंग बन रही है, सपोज फॉर ठीक है 5th फ्लोर है। अब सप्लायर ने जो है 3rd फ्लोर तक अपना काम कर लिया, पूरा बन गया और ये तीनों फ्लोर बन के तैयार हो गए, बट अब उसने जो काम छोड़ दिया। मान लीजिए इसने ये काम कब तक किया, 13 नवंबर। ये क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि इस डेट तक उसने जो 3rd फ्लोर बन के रेडी हो गई थी, ठीक है। एंड इसी टाइम पे जो है तीनों फ्लोर के मान लीजिए कॉस्ट जो पड़ा था सपोज 20 लाख है, ठीक है। सो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन होगा, और पेमेंट कब तक कब होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई में जितनी सप्लाई की है उसको उतनी पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट लास्ट डेट ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन द केस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। एक बार इसके एक बार समरी देख लेते हैं ताकि आपको उसको याद करने में देखिए आसानी रहेगा। ये क्या पढ़ा हमने, सेक्शन 31 फॉर दी टैक्स इनवॉइस, ठीक है। क्या पढ़ा देखिए हमने, प्रोविजंस पढ़े हैं हमने इन द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो देखिए अगर नॉर्मल सप्लायर है, ठीक है, तो इस केस में गुड्स के केस में देखिए क्या होगा, रिमूवल या फिर डिलीवरी देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, रिमूवल डेट में किस केस में होता था, व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स होता था, और डिलीवरी में मूवमेंट गुड्स होते नहीं थे, ठीक है। सर्विसेज के केस में क्या देखते हैं हम, आया 34 और 45 डेज, कहाँ से देखते थे, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंटेनर सप्लाई, ठीक है। गुड्स केस में क्या देखते थे हम, आइदर स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ सर्विस हम क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ठीक है। देन थर्ड अदर हमने स्पेशल केसेस देखे थे, ठीक है। दैट मीन्स लाइक सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, या फिर क्या होता था आपका अप्रूवल बेसिस और 6 मंथ्स, ये देखा था हमने। एंड इस केस में क्या था, सीजीज बिफोर कंप्लीशन, ठीक है, ये देखा था हमने। तो इन केसेस में हमने पढ़ा पूरा कि व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सप्लायर, दैट मीन्स नॉर्मल सप्लायर है तो अब क्या होगा, गुड्स के केस में, सर्विसेज में, देन कंटेंट सप्लाई केसेस में क्या होगा, इन केस ऑफ गुड्स एज वेल एज इन केस ऑफ सर्विसेज, एंड कुछ स्पेशल केसेस पढ़े तो उस केस में, गुड्स के केस में, सर्विस केस में लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of tax invoice, ठीक है। So in the next video we will continue rest of the topics. So thank you, please keep like and subscribe my channel.